हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की ऑक्सफोर्ड बुक का 4th यूनिट का सेक्शन ए, विच इज़ एम्परर्स ऑन आइस। कौन है एम्परर्स ऑन आइस, ये हम एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं। यहाँ पे एम्परर्स कहा गया है पेंगुइन्स को, एम्परर पेंगुइन्स को, जो कि सबसे टॉल और सबसे लार्ज ब्रीड होते हैं पेंगुइन्स के। और यहाँ इस पूरे चैप्टर में हमने देखा एक एक्सपीडिशन के बारे में, एक एक्सपीडिशन जो कि द वर्स्ट जर्नी ऑफ द वर्ल्ड थी, जो एक बुक लिखी गई है और जिसमें पूरा बताया गया है किस तरीके से उन्होंने एक जर्नी करी चिली विंटर्स में, जहाँ पे 3 पीपल दे ऑलमोस्ट लॉस्ट देयर लाइफ, जिसमें से 2 लोग की डेथ हो चुकी थी और एक जो थे वो हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब परेशान हो चुके थे। नाउ इसमें हम देखने वाले हैं ये वाले वीडियो में इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स बिगिन। By the beginning of the 20th century, there was only one place left to explore on the surface of the earth. तो 20th century के स्टार्ट में, मतलब 1910, 1911 तक में सिर्फ एक ही जगह थी जो एक्सप्लोर नहीं हुई थी, और वो था द ग्रेट वाइट ब्लैंक एट द बॉटम ऑफ द मैप। पूरे मैप में जो सबसे बड़ा ग्रेट वाइट ब्लैंक था, जो कि हम बात कर रहे हैं एंटार्क्टिका की। एंड सो सेवरल एक्सपीडिशंस बिगेन द रेस टू रीच साउथ पोल। और उसी तरीके से जैसे एक रेस होती है कि मून पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, वैसे ही एक रेस स्टार्ट हुई कि सबसे पहले एंटार्क्टिका, साउथ पोल पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ये एक रेस स्टार्ट हो गई। दिस एक्सट्रैक्ट टेल्स द स्टोरी ऑफ द 3 ब्रिटिश मैन। ये जो पूरा आपको जो चैप्टर दिया हुआ है द एम्परर्स ऑन आइस, इसमें 3 ब्रिटिश मैन के बारे में बात होती है। वो तीनों एक्सप्लोरर्स हैं। कौन कौन है? विल्सन, बर्डी बोअस एंड एप्सले चेरी गेरार्ड्स। इट्स देयर एक्सपीडिशन टू केप क्रोजियर ऑन रॉस आइलैंड। ये उनका एक्सपीडिशन के बारे में बात करता है, जहाँ पे वो केप क्रोजियर जाना चाहते हैं, और वो कहाँ पे है? रॉस आइलैंड में है। which had numerous scientific goals। और इस एक्सपीडिशन के बहुत सारे साइंटिफिक गोल्स हैं। मरीन बायोलॉजी के बारे में पता लगाना, जियोलॉजी, ग्लेशिएशन, एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड, पैरासिटोलॉजी एंड बर्ड इवोल्यूशन, इन एडिशन टू रीचिंग द पोल। तो पोल पे तो इन्हें जाना ही है, उसके अलावा उधर पे जाने के पहले उसमें साथ ही साथ उनको काफ़ी सारे एक्सप्लोरेशंस का मौका मिलेगा। द एम्परर्स ऑफ द टाइटल आर पेंगुइन्स। यहाँ पे जो टाइटल है एम्परर्स ऑन आइस, इसमें जो एम्परर्स हैं वो कौन है? वो पेंगुइन्स हैं। एम्परर पेंगुइन्स टू बी प्रिसाइज, द लार्जेस्ट एंड इन मेनी वेज द मोस्ट एक्सोटिक ऑफ द पेंगुइन्स। ये लार्जेस्ट पेंगुइन्स होते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से अगर आप देखो तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव क्रिएचर्स होते हैं। They were of special interest to biologists because they were thought to be the prime candidates for the missing link between dinosaurs and birds। ये जो साइंटिस्ट थे जितने भी, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो है सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव क्रिएचर्स हैं, और अगर आपने इनको स्टडी कर लिया तो आपको बर्ड्स और डायनासोर्स के बीच का जो लिंक है वो मिल जाएगा। But the link could not be proven without being able to examine live penguin eggs to see how the embryos developed। लेकिन ये लिंक तब तक प्रूव नहीं की जा सकती जब तक इनके पास रियल एम्परर पेंगुइन्स के लाइव एग्स हों, जो कि बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हों, जहाँ उनके एम्ब्रियो को स्टडी करके आप इस लिंक के बारे में पता लगा सको। The problem was that the emperors all lay their eggs at the same time and incubated them during the Antarctic winter in a remote valley safe from predators। प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी एम्परर पेंगुइन्स थे ये कब एग्स ले करते थे? पीक विंटर में करते थे वो भी, एंड दे इंक्यूबेटेड देम, मतलब पूरे एंटार्क्टिक विंटर में, और वो भी एकदम ऐसी इनएक्सेसिबल जगह पे जहाँ पे प्रेडेटर्स आ नहीं पाए। The incubation area is far enough south that the sun does not shine there for 4 months। और वो साउथ में इतना आगे है कि वहाँ पे 4 months तक सन शाइन ही नहीं करता। The wind blows fiercely and the temperature can reach -70 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब वहाँ पे विंड जो है बहुत ज़्यादा चिली विंटर्स होती है वहाँ पे, और टेम्परेचर -70 डिग्री जितना नीचे जा सकता है। The temperature on their trip reached -77 डिग्री फ़ारेनहाइट one night। एक रात उनकी, जब वो इस एक्सप्लोरेशन पे थे, इस एक्सपीडिशन पे थे, तब टेम्परेचर जो था -77 तक पहुंच गया था। The wind ripped their tent to tatters and the men slept in their sleeping bags under the snow because it was warmer than the air।
एक बार एक बहुत बड़ा ब्लिजर्ड आया, उनकी रूफ पूरी उड़ गई, उनका जो टेंट था वो टूट गया और फाइनली इनको 2 दिन तक अपने स्लीपिंग बैग्स में सोना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपेरेटिवली थोड़ा सा वार्म था। It was still cold enough that Cherry's sleeping bag trapped about 30 pounds of frozen breath. तो वो इतना ज़्यादा ठंड था कि जो चेरी ब्रीथ कर रहा था वो भी वहाँ जम गया था। 30 pounds. Against all odds, Cherry and his 2 companions survived and returned with the precious eggs. तो सारी मुश्किलों को पार करते हुए चेरी और उसके जो 2 साथी थे वो इन एग्स को लेके वापस आ पाए। The ultimate irony was that the eggs did not add much to the world's knowledge of penguin embryology, nor did they supply the missing link. लेकिन ultimate irony क्या थी कि ना ये जो है उस एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुए, मतलब कोई यूज़ नहीं था उन एग्स का, और ना ही वो मिसिंग लिंक को समझा पाए या प्रोवाइड कर पाए। Cherry survived the trip and went on to write the worst journey in the world. चेरी सर्वाइव किया। जब वापस आते टाइम जो बाकी जो 2 उसके साथी थे उनकी डेथ हो चुकी थी और चेरी ने इस ट्रिप को सर्वाइव किया और उसके बाद ही रोट अ बुक द वर्स्ट जर्नी इन द वर्ल्ड। So guys, that was the summary of this chapter, and now we are going to start with the question answers. On the basis of your understanding of the text, take the best choice of the answers. पहला क्वेश्चन है, ये एक्सपीडिशन क्यों किया गया था? ये पूरी जर्नी जो थी व्हाई वाज इट अंडरटेकन? इट वाज अंडरटेकन टू स्टडी पेंगुइन्स और टू स्टडी द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, एक्सप्लोर एंटार्क्टिका, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है टू स्टडी पेंगुइन्स। नेक्स्ट है, व्हाट मेड द जर्नी इवन वर्स वाज दैट? और जर्नी जो थी ऑलरेडी बहुत ख़राब थी, बहुत टॉर्चरस थी, बहुत पेनफुल थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़राब क्या हो गया? उनकी जो रूफ थी वो उड़ गई। इट वॉज मिड विंटर इन एंटार्क्टिका, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द ऑर्डियल, मतलब वो इतने ख़राब मौसम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। इट वॉज द एक्सप्लोरर्स मेडन्स जर्नी, इनकी पहली जर्नी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि ये एंटार्क्टिका का मिड विंटर था, क्योंकि एंटार्क्टिका लोग पहले भी गए थे बट मिड विंटर में गए थे ये लोग। नेक्स्ट है, द लिंक बिटवीन डायनासोर्स एंड पेंगुइन्स वाज प्रूव्ड रॉन्ग येट दिस जर्नी वाज सक्सेसफुल। मतलब डायनासोर्स और पेंगुइन्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं निकला, उसके बाद भी ये जर्नी सक्सेसफुल साबित हुई। क्यों? द एक्सप्लोरर्स रीच्ड एंटार्क्टिका, क्योंकि वो एंटार्क्टिका पहुंच गए थे। द एक्सप्लोरर्स मैनेज टू ब्रेव द ऑर्डियल्स, तो वो सारी जो डिजास्टर्स थे, अनप्लेजेंट जो सिचुएशन थी, उसको उन्होंने मैनेज कर लिया था। द एक्सप्लोरर्स गॉट द पेंगुइन एग्स, उन्हें पेंगुइन के एग्स मिल गए थे। द एक्सप्लोरर्स रीच्ड अ प्लेस दैट अदर्स हैड नॉट, और एक्सप्लोरर्स ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां बाकी लोग नहीं पहुंच पाए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनको पेंगुइन के एग्स मिल गए थे। क्लियर? अब है, व्हाट डिड द साइंटिस्ट वांट टू एस्टैब्लिश आफ्टर स्टडिंग द एग्स? साइंटिस्ट को इतनी ज़्यादा जो था उनका जो क्रेव कर रहे थे वो, कि उनको ये एग स्टडी करना है, वो इससे क्या प्रूव करना चाहते थे? Initially, it was thought that the emperor penguin was one of the planet's most primitive birds. Initially ऐसा माना जाता था कि जो emperor penguins हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा पुराने primitive birds हैं, and that the analysis of its embryos would reveal links between all birds and their reptile predecessors. और अगर उसके एम्ब्रियो को स्टडी किया गया, अगर उसको एनालाइज किया गया, तो क्या होगा? जितने भी बर्ड्स हैं और उनके जो रेप्टाइल प्रेडेसेसर्स हैं, मतलब जो डायनासोर्स हैं, उनके बीच का लिंक समझ में आ जाएगा। सो द साइंटिस्ट वांटेड टू एस्टैब्लिश द लिंक बाय ऑब्टेनिंग द एम्ब्रियो ऑफ द एम्परर पेंगुइन। तो साइंटिस्ट चाहते थे इस लिंक को एस्टेब्लिश करना, दे वांटेड टू नो द ट्रुथ, ताकि, और इसके लिए उन्हें क्या चाहिए था? एम्परर पेंगुइन का एम्ब्रियो चाहिए था, उसका एग चाहिए था। आर वी क्लियर विद द आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What additional benefits did they expect to achieve through this journey? इस जर्नी से उनको और भी काफ़ी बेनिफिट्स थे। वो एडिशनल बेनिफिट्स क्या थे? The expedition would have benefited them in other ways too. ये जो एक्सपीडिशन है वो उन्हें अलग अलग तरीके से भी बेनिफिट कर सकता है। पहली चीज़, firstly, it gave them the opportunity to try out different sledging rations. पहली चीज़, उनको पता चल जाएगा उनको अपने साथ कितना राशन कैरी करना है अंडर एक्सट्रीम फील्ड कंडीशंस।
एक्सट्रीम फील्ड कंडीशन में उन्हें ये पता चल जाएगा उनको अपने साथ कितना राशन कैरी करना है विथ वराइंग क्वांटिटीज ऑफ फैट्स, जिसमें कितना फैट्स की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या थी, स्कॉट हैड रिक्वेस्टेड दैट हिज मीटियोरोलॉजिस्ट डिलीवर प्रेडिक्शंस फॉर द मोस्ट लाइकली वेदर कंडीशंस। मतलब स्कॉट ने रिक्वेस्ट किया था कि उनका जो मीटियोरोलॉजिस्ट है वो उनको बताए कि जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल वेदर कंडीशंस क्या होगी ऑन द ग्रेट आइस बैरियर ड्यूरिंग हिज अटेम्प्ट ऑन द पोल। जब वो पोल पे जाएगा, साउथ पोल के लिए जो उसका एक्सपीडिशन है, उसमें सबसे सही वेदर कंडीशंस, फेवरेबल वेदर कंडीशंस क्या होंगी। For this, they needed weather data from the Great Ice Barrier. अब पोल में जाने के लिए उसको वेदर डेटा चाहिए था ग्रेट आइस बैरियर से, मतलब रॉस आइलैंड से चाहिए था। So the success of the polar expedition depended on them. तो अगर वो अभी क्या, जैसे वो यहाँ पे हैं, यहाँ से जाना है उन्हें रॉस आइलैंड और यहाँ से जाना है इन्हें साउथ पोल, तो अब यहाँ से वो वेदर कंडीशंस नहीं ऑप्टिमाइज कर सकते, तो वो अगर रॉस आइलैंड से करेंगे तो उनकी ये जर्नी जो है वो बेटर हो जाएगी, इसीलिए इट वाज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What motivated Wilson to undertake this difficult journey? Wilson इतना इंटरेस्टेड क्यों था इस difficult journey को लेने के लिए? Wilson was the trip's zoologist who had dedicated his life to the study of penguins. Wilson एक ऐसा zoologist था जिसने अपनी पूरी लाइफ जो थी वो penguins को स्टडी करने में बिता दी थी। For Wilson, the chance to continue studying the breeding biology of the birds. अब विल्सन को एक चांस मिल रहा था जिसमें उसे इन बर्ड्स की ब्रीडिंग बायोलॉजी को स्टडी करने का मौका मिलेगा, और ये एक इररेजिस्टिबल टेम्पटेशन था, मतलब एक ऐसा लालच था जो वो रोक नहीं पाता। एंड सो ही टुक द रिस्क एंड अंडरटुक दिस डिफिकल्ट जर्नी, और इसलिए उन्होंने रिस्क लिया और इस डिफिकल्ट जर्नी पे वो गए। ओके, What was the curator's first reaction when he saw the eggs? अब जो नेशनल अमेरिकन जो हिस्ट्री म्यूजियम था उसमें जो क्यूरेटर था, द वन हु टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, तो वो उसका एक बहुत अजीब सा रिएक्शन था। उसने क्या रिएक्ट किया, द क्यूरेटर ऑफ द अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्स। उसको इन एग्स की इम्पोर्टेंस समझ में ही नहीं आई। ही डिसमिसिवली आस्क्ड चेरी गेरार्ड, और उसने एकदम उसको भगाते हुए क्या बोल दिया कि भाई तुम अपने जो अंडे हैं ना उनको किसी अंडों की शॉप पे लेके जाओ, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने एग्स को समझा ही नहीं था। ओके, अब आपके पास ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको जो इनकी जो एडवेंचरस ऑर्डियल था इसके बारे में बताना है। सबसे पहले कौन कौन से एक्सप्लोरर्स थे उनके नाम बताओगे, फिर उन्होंने ये जर्नी क्यों ली, फिर ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या था और क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की उन्होंने और उनको रिवॉर्ड क्या मिला। तो अब देख लेते हैं हम इसका आंसर। सबसे पहले कौन कौन से एक्सप्लोरर्स थे, डॉक्टर एडवर्ड विल्सन, एप्सली चेरी गेरार्ड एंड लेफ्टिनेंट हेनरी रॉबर्टसन बोडी बोवर्स। ये 3 लोग थे, डन, ये हमें पता है। अब है कौन सा, क्यों गए थे वो, उसका चीफ रीज़न क्यों था जाने का, ऑब्टेनिंग द एग्स ऑफ एम्परर पेंगुइन्स फॉर फर्दर स्टडीज। उनको चाहिए थे एम्परर एग्स, पेंगुइन के एग्स आगे की पढ़ाई के लिए। अब है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, टेरानोवा जो शिप थी दैट वाज रीइंफोर्स्ड फ्रॉम बोर टू स्टर्न, मतलब फ्रंट से लेके बैक तक, इट वाज रीइंफोर्स्ड विद 7 feet ऑफ ओक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एंटार्क्टिक आइस पैक। तो बेसिकली आप सिंपली बोल सकते हो कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक शिप था टेरानोवा। अब उसके बारे में हमने थोड़ी डिटेल्स प्रोवाइड करी है कि उसमें जो था रीइंफोर्स थी वो पूरे हर साइड से 7 feet ऑफ ओक, ताकि वो इजीली आइस कंडीशंस को बेयर कर पाए। नेक्स्ट था डिफ़िकल्टीज फेस्ड ऑन द वे। अब उन्होंने काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज फेस की थी, बैड वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड, पैक आइस, डार्कनेस, टेम्परेचर बिलो -60 डिग्री फ़ारेनहाइट, crevasses on ice, frostbite, rookery in inaccessible places and violent blizzard। ये सारे सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन उन्होंने फेस किए थे। अब लास्ट है उन्हें रिवॉर्ड क्या मिला था, सक्सेसफुली एक्वायरिंग 3 एम्परर पेंगुइन एग्स फ्रॉम केप क्रूजियर। उन्होंने सक्सेसफुली केप क्रूजियर से 3 पेंगुइन एग्स को एक्वायर कर लिया था, ये उनका रिवॉर्ड था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, What according to you was the greatest challenge faced by the explorers? Why do you think so? अब तुम्हारे हिसाब से एक्सप्लोरर्स ने सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा फेस किया था? In my opinion,
The journey from their base camp at Cape Evans to Cape Crozier was the most difficult part of their journey. तो मेरे हिसाब से केप एवेंस से लेके केप क्रोजियर की जो 120 किलोमीटर की जर्नी थी वो उनकी सबसे ड्रेडफुल जर्नी थी. They had to walk for 120 किलोमीटर in temperatures below -60 डिग्री फ़ारेनहाइट. मतलब उनको एकदम लो टेम्परेचर्स में वॉक करना था विथ 2 sleds ऑफ फूड एंड इक्विपमेंट थ्रू थिक क्लॉइंग स्नो एंड डार्कनेस. उनको 120 किलोमीटर वॉक करना था जिसमें उनके पास 2 स्लेड्स थे जिसमें फूड था और इक्विपमेंट था और उन्हें किसके थ्रू निकलना था? थिक क्लॉइंग स्नो इन डार्कनेस. क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं. An explorer must have the following traits. Give evidence to prove that the explorers in this piece had them all. अब एक explorer जो होता है उसे फोकस होना चाहिए, उसमें उसको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए, उसमें परसिवरेंस, रिसिलियंस, रिस्क टेकिंग और सेंस ऑफ हायर पर्पस. तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है तभी आप एक सक्सेसफुल एक्सप्लोरर बन सकते हो. अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में डू यू थिंक कि तीनों जो थे उनके अंदर ये ट्रेड्स थे? तो यहाँ हमें पता चल जाएगा. सबसे पहले बात होती है फोकस की. इट वॉज पिच डार्क एंड द थ्री हैड टू नेविगेट बाय कैंडल लाइट एंड द स्टार्स. इट वॉज पिच डार्क, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो डर गए हों या उन्होंने सोचा हो कि नहीं मुझे तो करना ही नहीं है. कैंडल लाइट और स्टार्स की हेल्प से उन्होंने खुद को नेविगेट किया. दे डिड नॉट लूज होप एंड दे मूव्ड ऑन. दूसरा है प्रिपेयर्डनेस. कितने प्रिपेयर्ड थे वो? Captain Scott started planning his second expedition aboard Terra Nova, the ship that was reinforced from bow to stern with 7 feet of oak to protect against the Antarctic ice pack. यहाँ पे जो कैप्टन स्कॉट थे इतने प्रिपेयर्ड होते थे वो लोग कि उनका एक एक्सपीडिशन अभी चल रहा है, उन्होंने दूसरे एक्सपीडिशन की तैयारी भी कर ली. ठीक है. नेक्स्ट है कन्विक्शन. अब यहाँ पे क्या है? They were to trek on a terrain where they would barely see the ground at their feet and all for the unlikely price of 3 emperor penguin eggs. मतलब they knew that they have to do it. They were not bothered कि हमें मिलेगा, हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे. They were more focused कि हमें जाना है, हमें पहुंचना है और हमें ट्राई करना है. अब है perseverance, मतलब not to lose hope or not to give up. The average temperature as they plodded on was -60 degree Fahrenheit and it fell as low as -77. जो एवरेज टेम्परेचर होता है जब वो वॉक कर रहे थे वो यूजुअली -60 होता है, लेकिन उस टाइम पे वो -77 चला गया था. 17 डिग्रीज नीचे चला गया था. तो इसके बाद भी दे डिड नॉट लूज होप, दे डिड नॉट जस्ट गिव अप. अब है resilience. Resilience, they was pus in their blistered frostbite, their teeth cracked and they feared breaking bones. Resilience का मतलब भी क्या है कि आप आपके गोल के लिए इतने फोकस्ड हो दैट यू डोंट लूज होप, यू डोंट गिव अप, और आपको पता है कि ये चाहिए तो चाहिए. तो जब वो जा रहे थे तब उनके पैरों में ब्लिस्टर्स थे फ्रॉस्टबाइट की वजह से, उसमें पस आ गया था. उनके फेस ब्लिस्टर्ड थे पूरे, उनके टीथ टूट गए थे चैटर कर, मतलब जो है क्लैटर करके, और उसके बाद उनको लग रहा था उनकी बोन्स भी ब्रेक हो जाएंगी ठंड की वजह से. उसके बाद भी दे डिडंट गिव अप. अब है रिस्क टेकिंग. दे टुक टर्न फॉलिंग इनटू क्रिवेसेस. मतलब वो क्रिवेसेस में ऐसा था कि ठीक है आगे, अब उन्हें नहीं पता आगे कौन सा क्रिवेस है, मतलब आगे क्या है. जब आइस होता है तो कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसमें आप पैर रखो और आप अंदर चले जाते हो. तो वो लोग टर्न ले लेके अंदर कूद रहे थे, मतलब कि जैसे ही कोई आगे गिर गया तो उन्हें पता चल गया कि आगे केयरफुली जाना है, तो वो लोग टर्न ले लेके जा रहे थे. तो दे टुक लिटरली बिग रिस्क. अ सेंस ऑफ हायर पर्पस. A sense of higher purpose. For his, it was the quest for truth that was important, not worldly success. इससे क्या पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सेल्फिशली वो ये चीज़ नहीं ऑब्टेन करना चाहते थे, वो इस पूरे वर्ल्डली सक्सेस में बिलीव नहीं करते थे, वो ट्रुथ को जानना चाहते थे. क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. The worst journey in the world is one of the most popular travel books ever written. Why do you think so? अब ये जो बुक है The Worst Journey of the World, ये ट्रैवल बुक्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. क्यों है ये? This is a rip roaring good story. मतलब ये आपके अंदर तक जो है आपको हिला देती है, especially for those who like to read about how people survive or don't in extreme conditions.
तो ये उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में जिन लोगों को देखना होता है कि लोग कैसे सर्वाइव करते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। द कैप्टिवेटिंग डिटेल्स ऑफ सर्वाइवल इन एन आइसी वाइल्डरनेस। द कैप्टिवेटिंग डिटेल्स मतलब ये जो इतने इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं कि किस तरीके से उन्होंने आइसी एरिया में सर्वाइव किया, इज़ एन अनफॉरगेटेबल टेल ऑफ करेज एंड कैमरेडरी। मतलब आपके ब्रेवरी की, करेज की ये एक अलग ही दास्तान है। ठीक है, अब आई डिस्कस द टाइटल ऑफ द पीस। The title Emperors on Ice refers to the emperor penguins who live in Antarctic polar region। यहाँ जो Emperors on Ice है, इसमें हम किन Emperors की बात कर रहे हैं? Penguins की। लेकिन क्या सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं? नहीं। The title also refers to the brave scientist। उन ब्रेव साइंटिस्ट को भी एम्परर्स ऑन आइस कहा गया है, हु वेंट टू एंटार्क्टिका, जो एंटार्क्टिका गए थे। दे आर कॉल्ड सो फॉर ब्रेविंग द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस टू एक्वायर द एग्स। और उन्हें एम्परर्स यहाँ पे इसीलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने इतनी ब्रेवरी दिखाई और वो एंटार्क्टिका के पीक विंटर्स में जाके उन्होंने पेंगुइन के एग्स वो लेके आए। So that is why Emperors on Ice is a title which is shared by the penguins and the 3 scientists. Okay? अब हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है vocabulary. So you read about heroes. Below are some traits of a hero. The traits have been described. Write one word for each of them from the help box given below. हीरोज़ की पहचान होती है, उनमें करेज होता है, वो सेक्रीफाइस करने को रेडी होते हैं, वो सेल्फलेस होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, कन्विक्शन होता है, रिस्पॉन्सिबल, ह्यूमरस, प्रॉब्लम सॉल्वर, ह्यूमैनिटेरियन, ट्रस्टवर्दी और परसिवरिंग। अब ये क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको सबको डेफिनेशन तरीके से दी हुई है कि उनको बताया हुआ, हमें बताना है कि एग्जैक्टली आंसर क्या है। तो हम सीधा यहाँ जाएंगे। He or she has fixed intention or resolution, a firmness of purpose despite opposition or setbacks। मतलब कि अगर कोई ऐसा है जिसके सामने एक गोल है और बहुत सारी एडवर्स कंडीशंस आ रही हैं, बहुत सारे रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, उसके बाद भी वो उतने ही फोकस्ड है, उसे हम बोलते हैं परसिवरिंग। परसिवरिंग, ओके। नेक्स्ट है, he or she is willing to give up something that one values greatly for the sake of something or someone। मतलब अगर वो मान लो कि कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए वो अपनी कोई प्यारी चीज़ को सेक्रीफाइस करने को भी तैयार हैं, अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइसिंग है। He or she cares for and respects people and seek the common good by offering his or her time, service and talent। वो जो है दूसरों को ख्याल रखते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं और अपना टाइम ऑफ़र करते हैं, अपने जो है सोर्सेस ऑफ़र करते हैं, अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। इस तरीके के लोगों को क्या बोलते हैं? इनके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी होती है, मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट है, he or she meets danger without fear, willing to risk confrontation if necessary, not afraid to make mistakes and learns from them। ये वो लोग होते हैं जिनको डर नहीं लगता, जो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, जो रिस्क लेने को भी तैयार हैं और गलती करने को भी तैयार हैं, उनसे सीखने को भी तैयार हैं, मतलब ये करेजियस लोग होते हैं। He or she encourages others and gives them the credit and recognition for the job well done rather than trying to be in the limelight। He or she is selfless, मतलब वो दूसरों को मौका देते हैं, वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते। He or she can be counted on to be honest and true to one's word and commitments। ऐसा कोई इंसान जो अपने वर्ड्स, अपने कमिटमेंट्स को लेके सच्चा है और वो उस पर खड़ा रहता है, उससे आप बोलोगे ट्रस्टवर्दी, जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। He or she sees the big picture, आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम एंड प्लान्स द सोल्यूशन। वो बिग पिक्चर को देखते हैं कि ठीक है, जो सामने प्रॉब्लम दिख रही है उसके साथ और क्या आ सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, सोल्यूशन क्या है, इसका मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। He or she is able to laugh at himself and helps other feels at ease। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो खुद का मजाक उड़ा सकते हैं, वो पूरे एनवायरनमेंट को लाइट कर सकते हैं, वो लोगों को स्ट्रेस नहीं लेने देते, इसका मतलब वो ह्यूमरस हैं। He or she cares deeply and strongly about the causes he or she supports। He or she has
कन्विक्शन। मतलब अगर आप जिस भी कॉज को सपोर्ट कर रहे हो, जिस भी रीज़न के लिए आप लड़ाई कर रहे हो, उसके लिए आप बहुत डीपली और स्ट्रांगली जो है केयर करते हो, तो मतलब आपके अंदर कन्विक्शन है कि नहीं, अगर हम ये करेंगे तो हमको वाकई अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, हमें ये करना ही है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके अंदर कन्विक्शन है उस काम को करने का। सो लास्ट देख लेते हैं हम। He or she has the ability to direct one's energy toward a particular point or purpose, to concentrate one's energy। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, मतलब अपनी पूरी एनर्जी वो एक पर्टिकुलर फोकस पे डाल रहे हैं। He or she acts within the law। कोई इंसान जो लॉ के हिसाब से काम करता है, केयरफुल है कि दूसरों के राइट्स क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? So that's it। ये हो गए हमारे vocabulary questions and here we are done with the summary and question answers of this chapter। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी ग्रामर सॉल्यूशंस पूरे के पूरे बचे हुए हैं, तो ग्रामर सॉल्यूशंस के लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स और सारे जो वोकैबुलरी वर्ड्स थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और आपको ये बताते हैं कि अगर आपको वीडियोस फाइंड करने में थोड़ा भी इश्यू हो रहा है तो बिंदास आप जाइए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, कोर्सेज पे क्लिक करो, क्लिक ऑन क्लास, जो भी क्लास में आपको पढ़ना है, उसके बाद सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, क्लिक ऑन द सब्जेक्ट यू विश टू स्टडी, देन आप अपने जो भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो उस पर क्लिक करो, वीडियो अपेयर हो जाएगा। नाउ दिस इज क्वाइट सिंपल, राइट? सो इफ इट इज सिंपल एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।